मॉर्निंग। ओके, इस क्लास में हम लोग जो है झारखंड का जो वन वाला सेक्शन है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है पिछले क्लासेस में जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसका कुछ क्विक रिवीजन हम लोग आज करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग का जो है जो भी चीजें हैं मैंने उसको लिस्ट आउट किया हुआ है तो वो थोड़ा सा देखेंगे। देन उसके बाद में फॉरेस्ट वाला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी चीजें पढ़ी थी उनमें से कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ जो कि लिस्ट आउट किया है मैंने। ठीक है, हम जब पढ़ रहे थे अलग अलग डिविजन्स के बारे में तो उसमें मैंने जो जियोग्राफिकल डिवीजन मैंने करवाया था उसी में से एक ये है कि लार्जेस्ट प्लाटो पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लाटो रीजन कौन सा है। तो रांची का जो प्लाटो है, वो जो रांची पठार क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा जो है पठारी क्षेत्र है झारखंड के केस में अगर हम बात करें। मैंने एक बताया था आप लोग को, हाईएस्ट पीक क्या है, तो सम्मेद शिखर कहा जाता है इसको, सम्मेद शिखर। सो सम्मेद शिखर जो है सबसे ऊंचा शिखर कहलाता है। हालांकि अगर हम चोटी की बात करें तो जो पारसनाथ वाला है वो उसी में आता है सम्मेद शिखर। अगर इसी में हम नेक्स्ट चीज देखें कि हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस कौन सा है, तो स्थल में मैंने बताया था कि जो नेतार हाट वाला क्षेत्र है वो जो प्लेस है वो सबसे ज्यादा वहां पे वर्षा होती है। अगर मिनिमम की मैंने बताया था चाईबासा वाला जो क्षेत्र है वो सबसे कम, जो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र है वहां पे सबसे कम बारिश होती है। अगर मोस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट या रेनी डिस्ट्रिक्ट अगर बोला जाए तो हजारीबाग जो जिला है वहां पे सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है। हॉटेस्ट प्लेस मैंने बताया था जमशेदपुर, जो कि सबसे गर्म स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 45 डिग्री के आसपास रहता है अगर गर्मियों की बात करें हम तब। अगर कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें तो ये जो नेतारहाट जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है वहीं पे जो है सबसे कम टेम्परेचर रहता है। सर्दियों के दिन में स्पेशली जो है कई बार वो 5 डिग्री 7 डिग्री के आसपास एवरेज जो है रहता है। हॉटेस्ट मंथ की बात करें तो मई में जो है सबसे ज्यादा जो है हॉट मंथ कहलाता है, सबसे गर्म जो है महीना कहलाता है झारखंड में। कोल्डेस्ट मंथ में जो है आपको जनवरी का महीना जो है याद रखना है, जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है झारखंड के क्षेत्र में। ठीक है। ओके, अगर हम अभी अभी नदी हम लोगों ने कंप्लीट किया तो नदियों में कुछ चीजें यहाँ पर रिवाइज करना है आपको। जैसे कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर आपको याद रखना है, दामोदर नदी झारखंड की सबसे जो है बड़ी और लंबी नदी है। उसी में मैंने बताया था सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी को ही माना जाता है। तो ये दो फैक्ट यहाँ से याद रखना है आपको। मैंने कहा था फ्री फॉलिंग रिवर जो कि सीधे बे ऑफ बंगाल में गिरती है बगैर किसी दूसरे नदी की सहायता के, तो वो स्वर्ण रेखा नदी है, जो कि ओनली फ्री फॉलिंग रिवर कहलाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है, स्वर्ण रेखा। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वाटरफॉल, तो कल हमने देखा था वाटरफॉल जितने भी जलप्रपात थे, ज्यादातर जलप्रपात जो है रांची डिस्ट्रिक्ट के आसपास में ही है। तो याद रखना है डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम वाटरफॉल रांची डिस्ट्रिक्ट है। हाईएस्ट वाटरफॉल, अब हाईएस्ट वाटरफॉल कहने का मतलब है जिसके सबसे ज्यादा ऊंचाई से जो गिरती है, तो बूढ़ा घाघ, जिसको हम लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है हाईएस्ट वाटरफॉल में कहलाता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। अगर हम बात करें द डिस्ट्रिक्ट विद द हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग, एक तो याद रखना है कि जो हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है, बहुत सारे यहाँ पे गर्म जल कुंड है, उसमें से एक है आपका सूर्य कुंड, जिसका टेम्परेचर हाईएस्ट रहता है, 88 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर चला जाता है। अब ये सूर्य कुंड कहाँ है, तो ये हजारीबाग में है। तो वही चीज पूछ रहा है द डिस्ट्रिक्ट विद द हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग। तो जो ऐसा जिला जहाँ पे गर्म जल का कुंड जो है, सबसे गर्म जल कुंड कहाँ पे है, तो सूर्य कुंड हजारीबाग में है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट या कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है।
ये सारी चीजें वो है जो एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, तो इन फैक्ट्स को आपको याद रखना ही है और एग्जाम टाइम में आपको इसको रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने कल जितने भी वाटरफॉल जो पढ़ाया था उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है, ताकि मैंने डिटेल में जो चीजें थी वो मैंने बता दिया था, उसी डिटेलिंग को मैंने ये कॉलम वाइज एक चार्ट में बना दिया है। तो इसको आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है, कौन कौन सा वाटरफॉल कहाँ है, जिनका हाइट मुझे पता है वो सारे हाइट मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, जो जिस नदी पे है उन नदियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको वन बाय वन इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अमूमन एग्जाम में पूछता है, क्योंकि झारखंड में ढेर सारे वाटरफॉल हैं। तो उसमें से जो मेजर है उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। बाकी जो डिटेलिंग में हम लोगों ने कल पढ़ा था वो चीज आपको ध्यान में रखना ही है, वहां से भी कई चीजें क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये लिस्ट आपको खासतौर पे रिवाइज करने के टाइम में आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये जैसे दिया है, लोध या बूढ़ा घाघ लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 143 मीटर के हाइट से गिरती है और बूढ़ा रिवर में ये बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात रांची, लोअर जो घाघरी जलप्रपात है वो लातेहार। तो देख लेना यार, इसको मैंने कल ही बता दिया था, मैंने बस यहाँ पे लिस्ट आउट करवाया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप इस लिस्ट को देखना, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में, बाकी चीजें तो मैंने कल ही बता दिया था क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। झारखंड में ना कुछ लेक्स हैं, कुछ झील है, जो अमूमन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि फला झील कहाँ पे है। तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, उन झीलों का नाम याद रखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे है रांची झील, तो रांची झील सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर है, रांची झील रांची में है। इसके अलावा है आपका हुडको झील, तो सॉरी बिचकुलिया झील। बिचकुलिया झील जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बिचकुलिया झील चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। हजारीबाग का लेक हजारीबाग में ही है। हुडको का जो लेक है वो जमशेदपुर में है। जयंती सरोवर नाम का एक लेक है, ये भी जमशेदपुर में है। जुबली जो पार्क है, हालांकि ये वहां के उसको लेक के लिए जाना जाता है, लेकिन जुबली पार्क के नाम से ये फेमस है। तो ये है आपके ईस्ट सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूम में है। और जो दिमना लेक है ये भी जो है पूर्वी सिंहभूम में है, डिमना और जुबली। अगर हम इसके बाद में बात करें तो तोप चाची करके है, तोप चाची लेक, ये धनबाद में है। और जो मैथन लेक है ये भी धनबाद में है। तो ये जो दो है धनबाद में है, ये दो ईस्ट सिंहभूम में, ये दो जमशेदपुर में। ये तीनों को याद रखना है, रांची, चतरा और हजारीबाग। लास्ट है साहिबगंज, जो कि उधवा झील यहाँ पे है, उधवा लेक साहिबगंज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, और भी लेक्स हैं, लेकिन ये बहुत कई बार एग्जाम वगैरह में ना रिपीट होते रहता है, तो इनको एक बार ध्यान देना। दो दो का ग्रुप करके जो जिले हैं उनको भी आप अलग से याद रख सकते हो। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पर फॉरेस्ट वाला सेक्शन। तो फॉरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पहले आपको ध्यान में रखना है, जो चीजें आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए बेसिकली, है ना। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो वन वगैरह सेक्शन से ना जो सीधा डेटा डेटा है वो ज्यादातर पूछ देता है। तो देखो, अभी का जो डेटा है वो हमारे पास इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जिसको ISFR रिपोर्ट कहा जाता है। तो ये जो ISFR रिपोर्ट का 2021 वाला वो था, रिपोर्ट था, वो जारी किया गया था। तो उसी के बेस पे याद रखना है। अभी 2023 में फिर से लेटेस्ट डेटा आने वाला है। अगर बाई चांस आप लोग के एग्जाम के पहले आ जाता है तो मैं वो अपडेट करा दूंगा, अदरवाइज अभी आपको इसी डेटा को जो है आपको लेके चलना है। तो एक तो पहली बात यह है कि आपका जो झारखंड का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। ये कई बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। अब इसमें जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो ये 17, अब 80,000 स्क्वायर किलोमीटर मान के चलो, उसमें से 23,721 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है आपका किस में आता है, फॉरेस्ट लैंड में आता है, फॉरेस्ट एरिया में आता है, वन क्षेत्र में कह आता है झारखंड के। तो झारखंड का वन क्षेत्र कितना है, 80,000 में से 23,000 के आसपास का एरिया जो है वनों से ढका हुआ है, ठीक है।
अगर हम इसको परसेंट वाइज देखें तो टोटल लगभग 30% के अराउंड जो है ये परसेंट बनाता है फॉरेस्ट परसेंटेज। 29.76% है अप्रोक्सीमेटली जो है, आप इसको याद रखना। 30% एरिया जो है फॉरेस्ट क्षेत्र में आता है झारखंड का। अब अगर इसको हम कंपेयर करें कि इंडिया का कितना क्षेत्र है जो कि झारखंड के हिस्से में पड़ता है, शेयर इन फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 3.30 फॉरेस्ट एरिया किस में आता है, झारखंड के क्षेत्र में आता है। इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया में 3.30% किस में आता है, झारखंड के हिस्से में आता है। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश इसमें टॉप पे रहता है अगर हम एरिया वाइज देखें तो। और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है। अगर इंडिया में हम देखें तो एमपी है जो कि टॉप करता है एरिया वाइज सबसे। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में पड़ोसी राज्य ओडिशा, और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। ये सब टॉप 4 में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया अगर हम सिर्फ झारखंड को कंसीडर करें तो ये जो वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया है, इस एरिया में जो है सबसे ज्यादा जो है ये फॉरेस्ट क्षेत्र है, ठीक है। 3368 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अगर हम मिनिमम फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो ये जो जमतारा डिस्ट्रिक्ट है ये मिनिमम है, सबसे कम 106 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जमतारा। अगर हम परसेंट वाइज इसी को देखें तो लातेहार जो डिस्ट्रिक्ट है ये परसेंट वाइज सबसे ज्यादा है, लगभग 56% हिस्सा यहाँ का क्या है, एक वो है, मतलब कि बोलना चाहिए, हाँ, परसेंट वाइज लातेहार डिस्ट्रिक्ट का टोटल इसका जो 100% एरिया है उसमें से 56% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर क्षेत्र में आता है। अगर इसी को हम अपोजिट करें तो अगेन जमतारा परसेंट वाइज भी जो है सबसे मिनिमम में आता है, परसेंट वाइज 5.85%। मतलब अपने टोटल जो एरिया है उसमें से 5.86%, 85% जो है एरिया किसमें आता है, फॉरेस्ट में आता है। तो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। चलो नेक्स्ट है यहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब होता है आरक्षित वन। तो अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो झारखंड में टोटल 18,922 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 75% एरिया जो है, देखो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है उसकी हम बात कर रहे हैं ना, मतलब कि जो 23,000 तक का यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है उस 23,000 में से 18,922 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर में आता है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता क्या है कि इन क्षेत्रों में जनरली जो है जितने भी आपके नेशनल पार्क्स वगैरह है वो आएगा, ठीक है। जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं वो इसमें आता है। इसके अलावा जितने भी आपके टाइगर रिजर्व्स हैं वो इसमें आता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये वो एरिया है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, ना तो उसमें किसी तरह का बाहरी अतिक्रमण उसमें अलाउड होता है आपको। कहीं वहां उस एरिया में जाकर के आप किसी भी तरह से जो है
लकड़ियों को काट नहीं सकते, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो वो इलीगल है। तो ये पूरा एरिया जो है किसी भी तरह का मानवीय जो एक तो इंटरफेरेंस होता है वो बैन होता है कंप्लीटली। हाँ, अगर आप उसको टूरिज्म की तरह से उसको यूज किया जाता है, क्योंकि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व में लोग घूमने जा सकते हैं, लेकिन उस जंगल का यूज नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सनल कॉज के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया में ये सारा एरिया आ जाता है। अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी का, तो सेकंड कैटेगरी होता है इसमें रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है संरक्षित वन। तो ये भी लगभग वैसा ही है, बस इसमें ये है कि इसमें कुछ छूट होता है। छूट होता है इन द सेंस क्या है, इन एरिया में लकड़ी बीनने का या फिर जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं उनको अपने रोजी रोटी के लिए जो भी चीजें वहां से चाहिए वो अलाउड होता है। कुछ लाइसेंस के तौर पे वहां पे जो है अलग अलग तरह के जो है जो लघु वनोपज वगैरह है उसको इकट्ठा करने का यहाँ पे अधिकार होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर छूट दी जाती है। आरक्षित वन और संरक्षित वन में फर्क इतना है कि आरक्षित वन कंप्लीटली बैन होता है, लेकिन संरक्षित वन में कुछ लाइसेंस दिया जाता है जिसकी वजह से जो है वहां का उपयोग किया जा सकता है उन क्षेत्रों में, ठीक है। हालांकि नुकसान पहुंचाना यहाँ भी वो रहता है, मतलब कि कंप्लीटली बैन रहता है, लेकिन आप गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो करके इस क्षेत्र में जो है खास करके ट्राइब्स वगैरह को सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ है वो कंप्लीटली जो है जंगलों पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए। तीसरा है अनक्लासिफाइड, जो इस दोनों कैटेगरी में नहीं आता, उस कैटेगरी को बोला जाता है अवर्गीकृत वन या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका 6.75% और ये 1696 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 4500 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व एरिया है और 18,000, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 19,000 एरिया जो है इसी कैटेगरी में आता है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के एरिया में, ठीक है। तो ये तीन तरह से जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। बेटला नेशनल पार्क, पलामू डिस्ट्रिक्ट, हाँ यार बिल्कुल। जो भी नेशनल पार्क, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो एकमात्र नेशनल पार्क है यहाँ झारखंड में, तो वो चीज इसी कैटेगरी में आएगा, प्रोटेक्टेड एरिया में ही आएगा। जितने भी 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो पलामू टाइगर रिजर्व है, ये सब इसी कैटेगरी में आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के एरिया में ही आता है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है, पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष क्षेत्र। तो कहने का मतलब यह है कि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र या वन आच्छादन क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के हिस्से में कितना परसेंट हिस्सा जो है आता है वनों का या ट्री कवर के। अगर हम टोटल परसेंटेज के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से ये कितना परसेंट हिस्सा जो है एक व्यक्ति के अंदर में है, तो 0.08% हिस्सा जो टोटल जनसंख्या घनत्व है उसके हिसाब से इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो ये डेटा कई बार रिपीट होता है और पूछता भी है कि कितना पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर झारखंड में कितना है, तो 0.08% हिस्सा एक व्यक्ति के हिस्से में आता है अगर हम फॉरेस्ट या ट्री कवर की बात करें। देखो यहाँ पे दोनों चीजें लिखा है। जब भी हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो वो दो टाइप से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोला जाता है फॉरेस्ट कवर और दूसरे को बोला जाता है ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, बेसिकली जिस क्षेत्र में जो है झाड़ झंगाड़ इस तरह की चीजें होती हैं या हर टाइप के जो है वहां पर झाड़ वगैरह जंगल वगैरह इस तरह की चीजें होती है, वो फॉरेस्ट कवर में आता है, जिसको हम वन आच्छादन कहते हैं। वनों से घिरा हुआ। ट्री कवर में वो आएगा जिसको हम वृक्षाच्छादन कहते हैं। अब वृक्षाच्छादन का मतलब ये है कि इसमें जितने लंबे पेड़, जब लंबे जो वृक्ष होते हैं वो एरिया होता है, जैसे कि आपके बांस वगैरह हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया। तो इस तरह का क्षेत्र को हम जंगल में नहीं मानते बल्कि उसको ट्री कवर कहा जाता है, वृक्ष आच्छादन एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन को मिलाने के बाद में आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया बनता है जिसको हम वन क्षेत्र कहते हैं। तो
तो अगर आपसे कोई वन आच्छादन बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, और अगर फॉरेस्ट एरिया बोल रहा है, वन क्षेत्र बोल रहा है, तो इन दोनों सेक्शन को मिलाने के बाद में ये टोटल एरिया बनता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरे एरिया को, झारखंड को दो टाइप के फॉरेस्ट उसमें एक तरह से क्लाइमेट में, फॉरेस्ट के बेस पे जो क्लाइमेट हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक को बोला जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट वेट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट या फिर वेट डेसिसियस फॉरेस्ट, जिसको हम उष्णकटिबंधीय हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नाम होना चाहिए यार। नम पतझड़ वन, ठीक है, ऐसा, या इसको आर्द्र भी बोला जाता है, हिंदी में, प्योर हिंदी में आर्द्र बोला जाता है, तो इसको उसी नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट डेसिसियस फॉरेस्ट जिस हिस्से में जो है बाकी हिस्से के कंपेयर में बोलना चाहिए कि जो परसेंटेज होता है रेनफॉल का वो ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में जो है जनरली जो वन होते हैं वो सूखी लकड़ियां कम पाई जाती है, और ज्यादातर जो है यहाँ पर जो जंगल होते हैं उनमें बोलना चाहिए कि जो लंबे वृक्ष वाले हैं, या फिर बोलना चाहिए कि जो साल है, सौगोन है, शीशम है, इस तरह के जो चीजें हैं, पेड़ पौधे, पेड़ हैं, वो पाए जाते हैं खास तौर पे। और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बनस्पत की जो ड्राई डेसिसियस फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो सूखी लकड़ियां हैं, जलाऊ लकड़ियां हैं, वो ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो छोटे वृक्ष होते हैं, या बोलना चाहिए कि जिसको हम लघु वनोपज बोला जाता है, या जिसको हम माइनर जो है फॉरेस्ट क्रॉप कहा जाता है, जैसे महुआ हो गया, या फिर पलास का हो गया, अमलतास हो गया, इस तरह के पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। एक तो ये है कि ये उस क्षेत्र में है जो कि आपका रांची वाला सेक्शन हो गया, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, धनबाद। मतलब कि आप बोल सकते हो कि हमारा अगर मैप में देखें तो ये जो आपका निचला हिस्सा है वो क्षेत्र इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मेजर ट्रीज हो सकते हैं, जैसे कि इसमें साल हो गया, इसके अलावा जो टीक है जिसको हम सागौन भी बोलते हैं, शीशम हो गया, इसके अलावा जो गम्हार वृक्ष है, करंज का जो वृक्ष है, कुसुम का जो वृक्ष है, खैर है, जामुन है, और जैक फ्रूट जिसको हम कटहल कहते हैं। इसके अलावा आम है, मैंगो है, ये सब जो वो है मेजर ट्रीज है जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंडर में आते हैं। अब देखो ज्यादातर जो हमारा हिस्सा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये वाला जो हिस्सा है इसमें सब में पतझड़ वन के ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि ये जैसे ही जो है बारिश का मौसम खत्म होता है उसके बाद में जो है अपने पत्तियां ये होता है, और फिर से बारिश के मौसम में नए पत्ते आते हैं, तो ये सारा एरिया जो है पतझड़ वन के कैटेगरी में आता है। अब इसने उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इस हिस्से से जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो उसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है, फॉरेस्ट जो क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिकल वेट डेसिसियस फॉरेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा हिस्सा आता है वो याद रखना है, और कौन कौन से मेजर ट्रीज है वो याद रखना है। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी को यहां पे बोला जाता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिसियस फॉरेस्ट, जिसको हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से एरिया है, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार, चतरा डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, ये पूरा हिस्सा जो है आपके शुष्क पतझड़ वन या ड्राई डेसिसियस फॉरेस्ट में आता है। अगर हम इसमें मेजर ट्रीज की बात करें तो जो महुआ है, पलास है, इसके अलावा जो आसन है, अमलतास है, और जो आबनुस करके जो एक वृक्ष होता है, ये सब जो है आपके
शुष्क पतझड़ वन के कैटेगरी में आता है। अब अगर हम इसको एक तरह से बोलना चाहिए कि कैटेगराइज करना चाहें तो कौन कौन सा हिस्सा अगर हम इसको बांटें तो कैसा होगा, जैसे कि हम्म, यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, ये कुछ ऐसा आप इसमें एक बॉर्डर बना सकते हो ऐसे करके। ये पूरा हिस्सा जो है आपके ड्राई डेसिसियस में आएगा, ठीक है। अगर हम इसके निचले हिस्से की बात करें तो ये पूरा हिस्सा जो है ठीक है ना। हम्म, हालांकि इस वाले हिस्से में ये जो आपका संथाल परगना का ये जो क्षेत्र है ये भी इसी में आता है, तो याद रखना है कि ये पूरा हिस्सा भी इसी कैटेगरी में है। मतलब संथाल परगना भी किसमें आएगा, इसी वेट डेसिसियस में आएगा। अब इन क्षेत्रों में जो वेट डेसिसियस है इसमें आपका साल, सागौन ये सब पाया जाएगा। और इसमें जो है आपका महुआ, पलास, आसन, अमलतास, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बारिश थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, रेनफॉल थोड़ा ज्यादा रहेगा। इस हिस्से में जो है रेनफॉल कम होता है। अब एक दूसरे को कंपेयर करके हम बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे को कंपेयर करने का मतलब यह है कि इस पूरे हिस्से का एवरेज निकालोगे तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा, जनरली ऐसा होता है कि इधर 51% होगा तो इधर 49% होगा, ऐसा कुछ जो है इसका कंपेरिजन होता है रेनफॉल का। इस हिस्से में जो है सूखी लकड़ियां ज्यादा पाई जाएगी, यहां कम होगा सूखी लकड़ियों का जो एवरेज परसेंटेज है वो इस हिस्से में कम पाया जाएगा। हाँ, लातेहार में भी साल पाया जाता है। देखो इसमें याद रखना है हम सब एवरेज बात कर रहे हैं, जो इन हिस्से की है वो एवरेज बात कर रहे हैं। अब जैसे कि ये लातेहार बिल्कुल बॉर्डर एरिया है लोहारडग्गा और लातेहार का, तो इस क्षेत्र में जो है आपका इसका असर तो जाएगा ही ना। जो भी बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे का असर उस पर सबसे ज्यादा होता है। अगर आप वेस्ट सिंहभूम और सिंहभूम की बात करोगे तो इस क्षेत्र में बिल्कुल अलग परसेंटेज बनेगा इसके कंपैरिजन में देखोगे तो, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है वो एक दूसरे को ओवरलैप भी करता है बीच बीच में। तो वो चीज थोड़ा सा वो है, एक तरह से बोलना चाहिए कि कॉमन होता है कई चीजें में। तो एकदम से ऐसा नहीं है कि ये हिस्सा उसी में आएगा या वो हिस्सा ऐसा आ जाएगा, ओवरलैपिंग होता है थोड़ा बहुत अगर वृक्षों की बात करें तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स वगैरह है उसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि कितना कितना नेशनल पार्क है, क्या चीजें हैं यहाँ पे, ये सीधा वन लाइनर के तौर पे याद रखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में एकमात्र है फिलहाल, वो है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो यहाँ पर जो है अभी मैं बताऊंगा जो बेतला नेशनल पार्क है उसके बारे में, और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेना यहीं पे। पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल 11 है, तो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व एक मात्र है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है अभी 2012 में बना हुआ है
2012 से एक्टिव है पलामू टाइगर रिजर्व। अब पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर में आपका बेतला जो नेशनल पार्क है उसका भी कुछ हिस्सा आ जाता है, और साथ ही साथ जो पलामू का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि मैंने कहा कि 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, तो उसमें से एक आपका पलामू सेंचुरी भी है। तो पलामू सेंचुरी और बेतला नेशनल पार्क को मिला करके कुछ हिस्से को इसको आपके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है, 2012 से। तो नाम लेकिन आपको ध्यान में रखना है ना, इसको पलामू टाइगर रिजर्व ही बोला जाता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी दोनों का है, बेतला नेशनल पार्क और पलामू सेंचुरी दोनों की हिस्सेदारी है। नाम रखा गया है पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो याद रखना है ये भी पलामू हिस्से में ही है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। अरे यार ये ओवरलैप हो रहा है। चलो बायोलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, जो और मांझी क्षेत्र है वहां पे एक बायोलॉजिकल पार्क है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में बात ही करेंगे। तो याद रखना है टोटल यहाँ पर 1 नेशनल पार्क, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक टाइगर रिजर्व, एक बायोलॉजिकल पार्क है। तो ये आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें से ये चीजें डेटा वाइज जो है पूछता रहेगा आपसे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कब ये बना है, इसका एरिया क्या है, कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ किस किस तरह के मुख्य रूप से यहाँ पे स्पीसीज पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जानवर, जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ कौन कौन से पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जैसे कुछ चीजें हम लोग जब कल पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, तो पहले से ही कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कई बार एग्जाम वगैरह में पूछता है और ये आपके इंडियन जीएस वाले सेक्शन में भी काम आएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि जो भी नेशनल पार्क वगैरह बनेगा, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है, वो सब जो है इसी एक्ट के अंदर में ही आता है। तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये बना था 1972 में, ठीक है। इसी के अंदर में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। उस टाइम में 9 प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में 9 एरिया को जो है शुरू किया गया था, और इसी के अंदर में जो है आपके प्रोजेक्ट टाइगर में जो क्षेत्र शामिल होते हैं वही फाइनली जाकर के टाइगर रिजर्व बनते हैं। तो अब अगर आपसे बाई चांस कोई पूछे कि टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो आपको याद रखना है कि अभी 53 जो है टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। अब इंडिया में 53 है, झारखंड में कितने हो गए, झारखंड में 1 है। इसको नाम को यहीं पे लिख देता हूं मैं। चलो दूसरी चीज यहां पे याद रखना है, अच्छा यहीं पे इसको लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे आप लोग के। टोटल जो है इंडिया में अभी फिलहाल एक वो होता है ना एनटीसीए। तो एनटीसीए क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है। ये हर साल क्या करता है, हर साल मतलब कहने का मतलब ये है कि हर 5 साल में जो है एक बार टाइगर का जो है वो करता है, मतलब कि बोलना चाहिए जनगणना जैसे होता है ना, वैसे यहाँ पर भी इसका सेंसस होता है एनटीसीए के द्वारा, ठीक है। अब उस कैटेगरी में जो है अभी जो रिसेंटली डेटा जो निकला है उसके हिसाब से टोटल जो टाइगर है भारत में उसकी संख्या 2967 बताया गया है। क्योंकि एग्जाम में ना एनटीसीए की रिपोर्ट के हिसाब से ही ये क्वेश्चन पूछता है।
अगर सबसे मैक्सिमम पूछे तो मध्य प्रदेश में है 526। और अगर आपसे बाई चांस पूछे झारखंड में कितना है, तो अप्रॉक्स इसका जो डेटा निकाला गया है वो 5 बोला गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। अभी कई बार जो है झारखंड में बिल्कुल भी एक भी शेर नहीं है, या एक भी टाइगर नहीं है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट दिया गया है एनटीसीए के मुताबिक, उसमें 5 जो है यहाँ पे पाए जाने की संभावना जताई गई है। तो ये चीज ध्यान रखना है, झारखंड में टोटल 5 जो है बाघ बोला गया है एनटीसीए के रिपोर्ट के हिसाब से। टोटल कितना 2967 बाघ है भारत में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 526। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम जितने भी यहाँ के जो हमारा नेशनल पार्क है उसको डिस्कस करेंगे, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस करने वाले हैं, और वो जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेलिंग में थोड़ा सा, क्योंकि मे भी वहां से क्वेश्चन आ जाए। हालांकि ये जो मैंने आज बताया है, ज्यादातर क्वेश्चन तो वन लाइनर में यहीं से बन जाते हैं, लेकिन और थोड़ा सा कुछ डीप में पूछ दिया तो उसके लिए हमें थोड़ा बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 11 हैं, क्या उसका एरिया है, कौन से क्षेत्र में है, ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वो लिस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग कल के क्लास में। और कल जो है आपका फॉरेस्ट वाला जितना भी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।